जोहार। नव भारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। राष्ट्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी व्यक्ति के लिए, किसी समूह के लिए, और राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो जिम्मेवार होते हैं। लेकिन किसी भी राष्ट्र के निर्माण में जो शिक्षकों की भूमिका होती है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। और हमारी जो भारतीय परंपरा रही है वह शिक्षकों को, गुरुओं को विशेष महत्व देती रही है। इस परंपरा में चाणक्य से लेकर के ऐसे बहुत सारे शिक्षक हुए हैं जिन्होंने अपने शिष्यों के माध्यम से, खुद के माध्यम से राष्ट्र को गढ़ा और राष्ट्र को व्यवस्थित किया, राष्ट्र को संगठित किया और राष्ट्र को ऐसा बनाया जो सदियों सदियों तक अजेय रहा। आज हम इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे दाहिनी तरफ आप श्रीमान प्रोफेसर जंग बहादुर पांडे जी, आप अवकाश प्राप्त हिंदी विभागाध्यक्ष हैं रांची विश्वविद्यालय के। उनके ठीक बगल में बैठी हुई हैं आप डॉक्टर कुमारी उर्वशी जी, आप रांची विमेंस कॉलेज में हिंदी पढ़ाती हैं, हिंदी की प्राध्यापिका हैं। हमारे ठीक बाईं तरफ बैठी हुई हैं डॉक्टर सीमा सिंह जी, आप डोरंडा कॉलेज में शिक्षण प्रशिक्षण की प्राध्यापिका हैं। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं श्रीमान डॉक्टर तपन कुमार सांडिल्य जी, और आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कुलपति हैं। आप तमाम एक्सपर्टों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर पांडे, शिक्षक बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और राष्ट्र के निर्माण में जो शिक्षकों की भूमिका होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। भारत जैसे राष्ट्र को गढ़ने में किस प्रकार से शिक्षकों ने अपना बलिदान दिया है और अपनी भूमिका सुनिश्चित की है? मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भावोद्भावनी हे भगवती हे भगवते, सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। गौतम जी, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में कई लोगों की भूमिकाएं होती हैं, लेकिन राष्ट्र के निर्माण में सर्वोपरि भूमिका शिक्षक की होती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए ज्ञान अपेक्षित है और शिक्षक नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तक अहर्निश ज्ञान प्रदान करता है, अपने शिष्यों का निर्माण करता है, उसके व्यक्तित्व का विकास करता है। इसलिए शिक्षक ही वो व्यक्ति है जो किसी राष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण सोपान है। बिल्कुल। इसलिए विश्व में जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उन सभी राष्ट्रों के निर्माण में कहीं न कहीं शिक्षक रहा है। इतिहास साक्षी है कि नंद वंश के विनाश और मौर्य वंश के संस्थापन का श्रेय आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को जाता है जी। चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना कराई, चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया। इसलिए शिक्षक के पास वो ताकत है जो किसी राष्ट्र का विकास कर सकता है और किसी राष्ट्र का सर्वनाश भी कर सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि शिक्षक योग्य नागरिक पैदा करता है, योग्य छात्र पैदा करता है और राष्ट्र इन्हीं से बनता है। डॉक्टर साहब, माने विनाश की बात हम न करें, हम निर्माण की ही बात करें। हम आपसे सहमत हैं। डॉक्टर उर्वशी, जिस प्रकार सर ने कहा कि तमसो मां ज्योतिर्गम्य, शिक्षा का आधार ही है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। और मुझे लगता है कि राष्ट्र के निर्माण में जो प्रकाश है, और मुझे लगता है कि राष्ट्र शब्द की भी व्युत्पत्ति शायद प्रकाश से पहले हुआ है। तो शिक्षकों की जो अपने यहाँ भूमिका रही है भारतीय परिप्रेक्ष्य में,
वो कैसी रही है, किस प्रकार की रही है, और कैसे हम राष्ट्र को गढ़ते रहे, हमारे शिक्षक कैसे राष्ट्र को गढ़ते रहे हैं? जी, मैं कहना चाहूँगी कि राष्ट्र के निर्माण में, जैसे हम लोग भारतीय परंपरा में अगर देखें तो महाभारत काल में द्रोणाचार्य को देखते हैं। उनके बगैर हम कल्पना ही नहीं कर सकते कौरवों और पांडवों के युद्ध की। उन्होंने पूरी शिक्षा दी उन्हें, और द्रोणाचार्य को आज भी याद किया जाता है। वैसे ही श्री राम के समय में वशिष्ठ को आप याद करते हैं। उनके बगैर, गुरु के बगैर दोनों ही शिष्यों की कल्पना नहीं हो सकती, जैसे कौरव पांडव की नहीं, राम की नहीं। उनको शिक्षा प्रदान करने वाले आदर्श जो उनका चरित्र हुआ, उनके लिए गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान था। अभी अभी आपने चाणक्य की बात की, वह भी इतिहास हमारा इस बात का गवाह है कि हमारे गुरु जो हैं वह राष्ट्र निर्माण में आगे रहे हैं, और इस भूमिका से किसी को भी इनकार नहीं होगा, क्योंकि हर समय पे, हर काल पे गुरुओं ने अपनी भूमिका पुरजोर तरीके से सामने रखी है। डॉक्टर सीमा जी, जैसे गुरुओं ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी कुछ इस प्रकार का दिखता है, जैसे हमारे कॉलेज में आज के दौर में? जी बिल्कुल दिखता है। आज के दौर में यदि ऐसा नहीं दिखता तो मैं शुरू करूँगी कि जैसे सबने बताया, आप हमारे वेद युग से चलें, हमारे ऋग्वेद काल से चले, जहाँ से शुरू होती है उपनयन संस्कार से, जो शुरुआत होती थी हमारा का 5 साल के जहाँ से बच्चों की शुरुआत होती थी उपनयन संस्कार से, वहाँ से शुरुआत हमारे गुरुओं के प्रति जो समर्पण होता था उसको लेके बेस आज भी वही है। हम आज के युग में जब नई शिक्षा की बात करते हैं, पॉलिसी की बात करते हैं, तो बहुत दिनों के बाद, अंतराल ये 86 के बाद चेंजेस हुए हैं, लेकिन आज भी हम आफ्टर इंडिपेंडेंस जो देखते हैं उसके ही बेसिक हैं, और वो बेसिक भी हमारे पूर्वज के जो देन है, हमारे वैदिक एरा से जो देन है, उपनयन संस्कार बोले और जो हमारा गुरुकुल सिस्टम पद्धति है। और आज मैं जहाँ पे खड़ी हूँ आज के डेट में, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक आचार्य कुलम जो गुरुकुल सिस्टम से बनाया गया है, जहाँ गुरुओं की एक अपनी जगह है। बिना गुरु का तो बोला ही जाता है कि बिना गुरु का किसी को कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन आज के जो ज़माने में हम गुरुओं का एक स्थान है, जिसके लिए मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सक्षम होना, एक गुरु को भी सक्षम होने के लिए बहुत सारी चीज़ों पे अपने आप को आज के डेट में अपडेट करना पड़ता है। और ये डिमांड है हमारे समय का कि जो उस समय सामाजिक जो गतिशीलता बनी है, जो जिस चीज़ें की उस समय समाज में ज़रूरत होती थी कि अच्छा ठीक पढ़ाई है, ग्रंथ है, उसको आज के डेट में हम देखेंगे डिजिटली डाला जा रहा है। तो हम शिक्षक भी अपने आप को अपडेट करते हो, और हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम किस तरीके से अपने आने वाले भविष्य है, जो वर्तमान है, उनको हर तरीके से अपने ज्ञान से, अपने संस्कृति से, उनको किस कुरीतियों से बचाना है, उनको दिखाते हुए एक प्रकाश का जो काम करना होता है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग आज भी संघर्षरत जिसको बोलते हैं वो हैं, और एक सही दिशा में जा रहे हैं। और 2020 की जो हमारी नई शिक्षा पॉलिसी जो आई है, जिसमें हमारा बेसिक फाउंडेशन भी डाला गया है, मल्टीपल एग्जिट है, मल्टीपल एंट्री है, जिसमें आज के हम एक सपना सोचते थे कि क्या म्यूज़िकल जो इंटरेस्ट है, बच्चे जो फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, क्या वो संस्कृत पढ़ सकते हैं, क्या जो संस्कृत पढ़ सकते हैं वो फिज़िक्स या लिटरेचर पढ़ सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन है, आज सामाजिक दौर से देखते हुए सबका निचोड़ करके ये बनाया गया है, और बहुत बखूबी ये जब तक आप हम धरातल पे लाएंगे तो इसका रिजल्ट पता चलेगा आने वाले समय में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तपन जी, जो वर्तमान दौर है और जो वर्तमान दौर का जो शिक्षा का स्तर है, उसमें जो गुरु शिष्य परंपरा और राष्ट्र निर्माण, वो किस प्रकार से हम देखते हैं, अपना अनुभव? देखिए, प्रश्न तो आपका बहुत सही है कि वर्तमान परिवेश में हमें देखना है कि शिक्षक की क्या भूमिका है। जी, अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने अतीत में क्या शिक्षक का महत्व था, जिसमें वेद की बात भी हुआ और रामायण की भी बात हुआ, महाभारत की भी बात हुआ। यानी कि हम इतिहास को देखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि जब से ये हमारी संस्कृति जन्म ली, तब से शिक्षकों की भूमिका हमारे समाज में बनी हुई है। और हम चाणक्य की बात अभी किए
तो चाणक्य अपने अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखा, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जिसको कहा जाता है, उसमें वो स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि शिक्षक के गोद में प्रलय और निर्माण पलता है। ये कोटेशन है कौटिल्य का। तो वास्तव में ये सत्य है। शिक्षक देश का निर्माण करता है, समाज का निर्माण करता है। शिक्षक के हाथ में ही सब कुछ होता है कि हमारा समाज कैसा होगा, हमारे देश का विकास का दिशा क्या होगा। प्रश्न यहाँ पर है कि वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में हम कुछ बोलने के पूर्व सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम यहाँ लेना हम उचित समझेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जो 5 सितंबर, प्रत्येक साल 5 सितंबर को उनके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस पूरे भारत वर्ष में एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो सर कृष्ण राधाकृष्णन एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, एक फिलॉसफर थे, जिसके कारण 1954 में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा उन्हें भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत भी किया गया था। हालांकि उसके पहले आज़ादी के पूर्व भी अंग्रेजों के द्वारा 1931 में इन्हें सर की उपाधि दी गई थी राधाकृष्णन को। पहले भी 1931 में, चूँकि एक ऐसे वो शिक्षक थे, एक ऐसे दार्शनिक थे, एक ऐसे शिक्षाविद थे जिनके कारण अंग्रेजों ने भी सर की उपाधि इनको दे रखी थी। और बाद में 54 में 1954 में भारत सरकार ने भी उन्हें भारत रत्न की उपाधि इसी कारण से दी थी कि एक शिक्षक का क्या काम है, शिक्षक क्या करते हैं, वो कैसे दार्शनिक थे जो देश को एक दिशा देना चाहते थे। इसी कारण उन्हें भारत सरकार ने अलंकृत भी किया। तो हम राधा कृष्णन की बात को आज देखते हैं कि प्रत्येक शिक्षक पे वो एक गुण होना चाहिए जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन में है, जो वर्तमान समय में कहीं न कहीं ये समाज से लुप्त होता जा रहा है। कारण जो भी रहा हो, लेकिन शिक्षक शब्द से लोगों का मस्तिष्क नीचे झुक जाता है। वही इतना शिक्षक का सम्मान हमारे देश में अतीत से रहा है कि शिक्षक शब्द बोलने से ही वो एक प्रकार का गौरवान्वित महसूस होता है। और समाज में शिक्षक का महत्व यह है कि कोई भी हम इस प्रोफेशन में जब जुड़ते हैं, माने टीचिंग में या शिक्षा देने में, तो बड़ा लगता है कि हम समाज से हटकर कुछ काम कर रहे हैं। काम सभी करते हैं, लेकिन शिक्षक जो काम करता है उसका एक अलग प्रकार का काम होता है कि हम राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो एक तरफ तो हमारा राष्ट्र निर्माण है, दूसरी तरफ डॉक्टर साहब का व्यक्तित्व है। ये दोनों को जब हम फ्यूज करते हैं तो वर्तमान भारत कहीं ना कहीं हमको दिखता है। आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी जीवन यात्रा एक शिक्षक के रूप में की थी। 5 सितंबर 1888 तमिलनाडु के तिरुतन्नी नामक ग्राम में हुआ। शिक्षा दीक्षा क्रिश्चियन कॉलेज में हुई, प्रेसिडेंसी कॉलेज किया फिलॉसफी में, फिर वहीं उनकी नियुक्ति हुई। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षक रहे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति बने, और उसके बाद फिर वो राजनीति में गए। तो 1949 से 1952 तक राधाकृष्णन यूएसएसआर में स्वतंत्र भारत के राजदूत रहे। 1952 में उपराष्ट्रपति बने और 1962 तक 2 टर्म उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद 62 से 67 तक राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति रहे। ये उनके जीवन रेखाएं हैं जी। जब उनके छात्रों ने उनसे कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं राष्ट्रपति के रूप में, राधाकृष्णन ने कहा कि नहीं, यह मुझे स्वीकार नहीं है। अगर तुम मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो तो शिक्षक के रूप में मनाओ, क्योंकि शिक्षक राष्ट्रपति से भी बड़ा होता है। शिक्षक ही राष्ट्रपति पैदा करता है। इसलिए राधाकृष्णन जी का संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व शिक्षक के उदात्त गुणों से ओतप्रोत था। माने शिक्षक के पर्याय थे जी, आदर्श शिक्षक के पर्याय थे। और उनका मानना था
कि यदि शिक्षक योग्य है, शिक्षक आदर्श है, तो निश्चित रूप से छात्र भी योग्य होंगे और योग्य शिक्षक से योग्य छात्र उत्पन्न होंगे और योग्य छात्र से सुव्यवस्थित राष्ट्र का निर्माण होगा। मुझे गांधी जी का एक कथन याद आ रहा है जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि गांधी जी ने कहा था कि फ्यूचर ऑफ कंट्री डिपेंड्स अपॉन इट्स सिटीजन। जी। फ्यूचर ऑफ सिटीजन डिपेंड्स अपॉन इट्स एजुकेशन एंड फ्यूचर ऑफ एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन इट्स टीचर, गुड टीचर। जी। राष्ट्र का भविष्य वहां के नागरिकों पर निर्भर करता है, नागरिकों का भविष्य वहां की शिक्षा पर निर्भर करता है और शिक्षा का भविष्य शिक्षकों पर निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अगर शिक्षक आदर्श हैं और तो निश्चित रूप से योग्य नागरिक होंगे और फिर राष्ट्र का विकास असंभावी है। योग्य नागरिक। बिल्कुल। अब एक गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। जी हाँ। गढ़ी गढ़ी कार है खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कबीर की शाखी है। उर्वशी जी, शिक्षकों की जो भूमिका होती है वो मुझे लगता है तलवार के धार पर चलने वाली होती है, और जिस प्रकार की अभी चर्चा हुई है डॉक्टर साहब ने भी किया, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का, तो वर्तमान जो दौर चल रहा है, जिस दौर में हम जी रहे हैं, उस दौर में शिक्षकों की क्या भूमिका है और कैसे अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं शिक्षक? जी, हर दौर में शिक्षकों की भूमिका तो महत्वपूर्ण हो ही जाती है। आज के दौर में ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण एक तरीके से हो चुका है और बाज़ार हम सब पर हावी है, तो इसमें सकारात्मकता खोजनी होगी। ऐसा नहीं है कि हर कुछ नकारात्मक हो चुका है। विद्यार्थी आज भी शिक्षक से प्यार करते हैं। हमारे शिक्षक हमारे पास बैठे हैं, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे यहाँ बुलाया है, और अक्सर ऐसा होता है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को नहीं भूल पाते। आज भी जब शिक्षक इनविटेशन दे रहे थे हमें विभाग में यहाँ आने से पहले कि 5 तारीख को हमारा प्रोग्राम है, आपको शामिल होना है, तो उनके मन में जो श्रद्धा है वो उनके चेहरे से झलकता है। वो भाव जो दिखता है चेहरे पर, वो शिक्षक अपने शिष्यों के प्रति जो आकर्षण है, हाँ, मतलब एक शिक्षकों का आकर्षण वो साफ दिखता है। हाँ, वो जैसे अपने घर में माँ बाप को सम्मान देते हैं, दूसरा सम्मान अपने शिक्षक को देते हैं। जब कॉलेज में मिलते हैं तो जो सम्मान का भाव उनके चेहरे पर दिखता है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ नकारात्मक हो चुका है। व्यावसायिकता के इस दौर में भी, बाजारीकरण के इस दौर में भी प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। हाँ, शिक्षक को उस योग्य होना पड़ता है। आप अगर बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि शिक्षकों की सारी जो मान्यताएं हैं उन्हें ध्वस्त कर दें, तो फिर आपको भी वो सम्मान, वह स्नेह नहीं मिलेगा। लेकिन विद्यार्थी प्रेम देते हैं, सम्मान देते हैं, आज के दौर में भी देते हैं, और इस बात का प्रमाण है कि शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, जारी है। वो जब छूट जाता है, कोरोना के काल में छूटा था, तो 2 वर्ष छात्राओं ने बहुत इस बात का अफसोस जाहिर किया कि हम ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं। जब ऑफलाइन होगा तो इसकी भरपाई कैसे होगी, क्योंकि हम तो कॉलेज से निकल चुके होंगे। तो मैं कहना चाहूँगी कि शिक्षकों की भूमिका आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब विद्यार्थी हमारे पास आते हैं तो कॉलेज में भी एक तरह का मेंटर मेंटी का एक दौर चल रहा है अभी, जो हर शिक्षक को कुछ बच्चे आपको इस तरह मिलते हैं कि आप उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें, और जो भी समस्या हो, वो अपने घर की समस्या लेकर आएँ, पढ़ाई की समस्या लेकर आएँ, तो आपको उन्हें उस वक्त समाधान करना है और बच्चे को पूरी अच्छी तरह समझाना है कि जो समस्याएं हैं उनको मैं सुलझा दूंगी और रास्ते तुम्हारे लिए अच्छे बना दूंगी। और बच्चे इस बात पर भरोसा भी करते हैं और शिक्षकों को पूरा सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं है योग्य शिक्षक बनी। एक डॉक्टर उर्वशी जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, योग्य शिक्षक, और योग्य शिक्षक के साथ ही साथ सम्मान, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। तो योग्य शिक्षक की क्या योग्यता है, कैसे शिक्षक होने चाहिए? जो एक समाज में योग्य शिक्षक, आज जिसके आप अभी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग उदाहरण जो देते हैं समाज में, उन्होंने जो समाज को दे के गए हैं, एक
जैसे एक शिक्षकों की भी लाइन उन्होंने खींची है कि क्या आदर्श होना चाहिए। आप उनको देखेंगे कि अभी उनका शिक्षक दिवस बना, लेकिन 1948 जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उसमें सबसे पहला कमीशन हमारे राधा कृष्ण जी की तरफ से विश्वविद्यालय कमीशन उन्होंने बनाया था। उसमें आप देखिएगा, उसमें देखेंगे कि हर मुद्दे पे चिकित्सा से लेके स्त्री शिक्षा तक सारे समाज के पहलुओं को छुआ। मतलब एक शिक्षक के नज़र में कोई भी ऐसा समाज का पहलू नहीं है जो बच पाता है और नज़र नहीं आ पाता है। योग्य शिक्षक, मैं अपने आप को उदाहरण के तौर पे मैं बोलना ये चाहूँगी कि हमारे पास जो छात्र आते हैं उनको मैं सिलेबस तो पढ़ाऊँ हुई, लेकिन उनको आज के दौर में जो मानसिक हमारा एक बहुत बड़ा पैरेलल प्रॉब्लम जो समस्या है खड़ी हो रही है कि हमारे बच्चे मानसिक तौर पे जो बीमार हो रहे हैं, जो कहीं गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं, ये एक शिक्षक का काम है, कर्तव्य है कि उसको एक विद्या का लाइन के साथ, यानी पूरा ये कहना व्यक्तित्व का निखार के साथ, संपूर्ण व्यक्तित्व, क्या जी। सर? यस। शिक्षकों का ये दायित्व भी बनता है कि सिलेबस के साथ ही साथ उसके चरित्र पर भी आप कुछ इस विषय पर। जहाँ तक चरित्र का बात है जी तो शिक्षक इसका निर्माण शुरू से ही करते हैं जी, और आज भी किया जा रहा है। बात उठी अतीत से वर्तमान। अतीत की कहानी हम जानते हैं कि शिक्षकों की क्या भूमिका समाज में रही है। अब प्रश्न है वर्तमान में शिक्षकों की भूमिका राष्ट्र के निर्माण में। जी तो वर्तमान में हम राष्ट्र के निर्माण में भी आज शिक्षक जो होते हैं वो एक दिशा देने का काम समाज को करते हैं, क्योंकि छात्रों के द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण होता है, यानी कि एक अच्छे नागरिक का निर्माण होता है, जिससे कि राष्ट्र का निर्माण होता है। आप देखिए आचार्य कई हमारे यहाँ हुए, कई आचार्य लोग हुए, कई अपने फिलॉसफी को दिया राष्ट्र के निर्माण में। नेल्सन मंडेला को आप देखिए, जिसने सबसे बड़ा विपन्न अस्त्र शिक्षा को माना कि अगर हमारे समाज को बदलना है तो शिक्षा का विकास करना है। इससे बड़ा अस्त्र कोई नहीं है जिससे कि हम समाज को नहीं बदल सकते हैं। तो शिक्षा के द्वारा समाज को बदलने की वकालत यहाँ नेल्सन मंडेला ने भी किया। तो मेरा कहना है कि शिक्षा का जब अस्त्र मान लेते हैं, उसको एक विपन मान लिए हैं, तो वो काम कौन कर सकता है? वो काम एक शिक्षक ही कर सकता है। तो आज भी वर्तमान समय में शिक्षक अपनी वही भूमिका अदा कर रहा है, जबकि अभी मैडम ने बताया कि व्यवसायीकरण या ग्लोबलाइजेशन, बाजारीकरण की बात हो रही थी। जी बिल्कुल। तो ठीक है, विकास के क्रम में आज 21वीं शताब्दी में हमने काफ़ी विकास किया है, क्योंकि भारत के बारे में शुरू से कहा गया है कि भारत सोने की चिड़िया, यानी कि एक समृद्ध देश था, और आज एक विकासशील देश के रूप में भारत को विश्व के मानचित्र पर हम देखते हैं। तो विकासशील से विकसित देश बनाने में भी शिक्षा का ही महत्व है। आज उस शिक्षा में उन गुरुओं का ही महत्व है, उन शिक्षकों का ही महत्व है। भले शिक्षा का विकास आज ग्लोबलाइज्ड हो गया है कि हम IIT में पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं, जनरल कॉलेज में कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है, स्टेट यूनिवर्सिटी। ये विकास के दौर में वर्तमान समय में हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो अपना विकास किया है, उसके माध्यम से डिफरेंट चैनल्स हमारा हो गया है कि इन्हीं डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से हम शिक्षा के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करें, देश में एक नागरिक बनाएं और देश को एक विश्व के मानचित्र पर हम विकसित देश के श्रेणी में खड़ा हो सकें। तो ये सारे कामों में शिक्षकों की भूमिका आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। यानी अगर वर्तमान समय में ग्लोबलाइजेशन के इरा में भी हम बात करते हैं, तो आज ग्लोबलाइजेशन के इरा में शिक्षक ही एकमात्र ऐसा है जो राष्ट्र के निर्माण में आज लगे हुए हैं, अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं। एक लाइन और बताना चाहूँगा कि हम अब्दुल कलाम की बात कर सकते हैं। वो एक देश के वैज्ञानिक थे, लेकिन वो अपने को एक शुद्ध शिक्षक के रूप में स्थापित किया भारतवर्ष में जी। तो और वो आप देखिए, अब्दुल कलाम ने जो काम देश के लिए किया, तो एक नई दिशा
और ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए एक शिक्षक की भूमिका के रूप में अगर आप देखें तो अब्दुल कलाम को हम यहाँ कोट कर हम सकते हैं। उदाहरण के रूप में रख Yes. सकते मूल्य और आदर्श, जी ये दो बेहद महत्वपूर्ण है। जो पारंपरिक मूल्य मतलब पारंपरिक मूल्य, जो हमारा आदर्श रहा है, परंपरा से हम जिसको जीते रहे हैं, और वही किसी भी देश की अपनी ताकत होती है। तो इस मूल्य, परंपरा और आदर्श को संजोने में और इस लिगेसी, इस चिंतन को आगे बढ़ाने में शिक्षकों ने जो अपनी भूमिका निभाई है और वर्तमान दौर में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उसके विषय में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताया जाए। गौतम साहब, 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, गुरु दिवस है, और अगर गुरु शब्द की व्युत्पत्ति पर आप विचार कीजिएगा जी, तो मूल्य वहीं दिखाई पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। गु का अर्थ होता है संस्कृत में अंधकार, और रू का अर्थ होता है रोकना। मतलब गुरु वह है जो शिष्य के हृदय में अंधकार को जाने से रोके, मतलब प्रकाश दे। आपने बात शुरू की थी तमसो मां ज्योतिर्गमय। गमय। तो शिक्षक छात्र के हृदय में अंधकार को रोकता है और प्रकाश को देता है। और प्रकाश किसका प्रतीक है? ज्ञान का ज्ञान प्रतीक का है। प्रतीक, बिल्कुल। इसलिए उपनिषद में कहा गया है, एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। मैं ऐसे परम गुरु को प्रणाम करता हूँ। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि छात्रों के हृदय में शुभ संस्कारों के सर्जक होने के कारण गुरु ब्रह्मा होता है। शुभ संस्कारों के पलवन और वर्धन के कारण वह विष्णु होता है, पोषण के कारण। जी। बिल्कुल। और अशुभ संस्कारों के नाश के कारण वो महेश होता है। बिल्कुल। इसलिए गुरु राष्ट्र के निर्माण में इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह शुभ संस्कारों का सर्जक है। आपने मूल्य की बात की। किसी भी जाति, समाज या राष्ट्र के अभ्युदय और निःश्रेष की सिद्धि में जो तत्व सहायक होते हैं उन्हें मूल्य कहते हैं। अभ्युदय और निःश्रेष, अभ्युदय कहते हैं भौतिक उन्नति और निःश्रेष कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति। जी। कि जिन तत्वों के माध्यम से किसी भी समाज, राष्ट्र की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है, वही तत्व मूल्य हैं। जैसे पाप, पुण्य, करणीय, अकरणीय, विधि, निषेध, ये सब मूल्य से संबंधित हैं। और शिक्षक समाज में मूल्यों का जन्मदाता भी है, उसका व्याख्याता भी है और उसका मार्गदर्शक भी है। आदर्श शिक्षकों के संदर्भ में आपने कहा 5 गुण उनमें होने चाहिए। आदर्श शिक्षकों में। जी। 1 निरहंकारी, 2 समर्पण, 3 अध्ययनशीलता, 4 सर्वमंगल की भावना और 5वां कर्मठता, निष्काम कर्म की भावना। अगर ये 5 गुण हैं राधाकृष्णन के अनुसार तो आदर्श शिक्षक है और वह राष्ट्र का निर्माण करेगा, छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। मैं इतिहास से एक उदाहरण अपने दर्शकों को देना चाहता हूं। जी बिल्कुल। विश्व विजेता सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। एक बार अरस्तु और सिकंदर यात्रा कर रहे थे। उफनता हुआ नाला सामने आया। सिकंदर उस नाले को पार कर सकते थे मगर वयोवृद्ध गुरु पार नहीं कर सकते थे। दोनों खड़े हो गए। सिकंदर ने कहा, गुरुदेव मैं नाले के ऊपर लेट जा रहा हूं, आप मेरी पीठ पर चढ़ करके नाला पार कर जाइए। बिल्कुल। याद कीजिए, अरस्तु ने कहा, सिकंदर
तुम यूनान के सम्राट हो, कहीं गलती से कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाए कि तुम नाले में डूब जाओ तो ये पाप मुझे लगेगा, मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूं। सिकंदर ने कहा कि गुरुदेव, मैं न रहूं तो आप जैसे गुरु हजारों सिकंदर पैदा कर सकते हैं, लेकिन मेरे जैसा सिकंदर हजारों अरस्तु नहीं पैदा कर सकते हैं। इसलिए शिक्षक की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में तो इतना महत्वपूर्ण है। भारत विश्व विजेता रहा या भारत विश्व गुरु रहा तो गुरुओं के कारण रहा है। और सिकंदर जब विश्व विजय के लिए निकला तो अपने गुरु अरस्तु से कहा, मैं भारत जा रहा हूं, आपके लिए कौन सा उपहार लाऊंगा। आप याद कीजिए चौधरी जी। बिल्कुल। अरस्तु ने कहा कि सिकंदर, यदि भारत से तुम लाना चाहते हो तो एक योग्य गुरु लाना, क्योंकि भारत गुरुओं का देश है, भारत शिक्षकों का देश है। तो ये तमाम उदाहरण इस बात को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं कि शिक्षक ही राष्ट्र के सर्वोत्तम निर्माता है। भारत गुरुओं का देश है, भारत शिक्षकों का देश है। हम भारत को शिक्षक के रूप में देखते हैं, गुरुओं के रूप में देखते हैं। जो आज कॉलेज, स्कूल, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, पढ़ाई का जो दौर चल रहा है, ऐसे में शिक्षकों के जो इज्जत है, शिक्षकों की जो मर्यादा है, इसको कैसे बचाई जाए? उर्वशी जी। जहाँ तक मैं समझती हूँ, इस मर्यादा पे कोई खतरा है नहीं। जैसे कि मैं देखती हूँ अपने घर में ही, मेरी बेटी जिस स्कूल में जाती है, मेरी बात से ज़्यादा वो अपने शिक्षक की बात को मानती है। अगर मैं कह दूँ कि ये गलत है तो वो तब तक स्वीकार नहीं करेगी जब तक शिक्षक ना कह दे, और अगर शिक्षक ने वो कोई वर्तनी गलत लिखी है तो वो जब तक शिक्षक वापस ये ना मान ले कि हाँ मुझसे भूल हुई है, ये मैंने गलत लिखा है, तब तक वो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि आप सही बता रहे हैं। मतलब शिक्षक का जो महत्व है वो अपनी माँ से ज़्यादा बढ़कर यहाँ पर है। तो मैं अपनी बेटी को देख रही हूँ और अपनी जो छात्राएं हैं अपने कॉलेज में, उन्हें देखती हूँ। तो जब वो लोग कितनी ही छात्राएं आती हैं कि हमारे घर पे अब आगे पढ़ने की हमें नहीं परमिशन मिल रही है, मैं पढ़ाई यहीं पर रोक दूँगी, अब नहीं पढ़ सकूँगी। तो इनमें से जो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं पेरेंट्स भी समझ जाएं, अगर नहीं भी समझते तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे को ही इतना प्रोत्साहित किया जाए कि ठीक है, अगर शादी के लिए वो कह रहे हैं तो कर लो, आगे अगर पढ़ाई की गुंजाइश बनती है तो वो जारी रखो। तो ये चीज़ें जो है शिक्षक के प्रति जो छात्राओं का जो या विद्यार्थियों का जो है वो कभी भी महत्व हमको नहीं लगता कि वो लोगों का कम हो रहा है। और हर दौर में शिक्षक भी ऐसे होते होंगे जिनको लोग कम सम्मान देते होंगे, ज़्यादा सम्मान देते होंगे, या विद्यार्थी योग्य होते होंगे, अयोग्य होते होंगे, हर दौर में होते हैं ऐसे लोग। तो शिक्षकों के महत्व पर मैं तो यही कहूँगी कि ना पहले कम था और ना ही आज कम है। आज मैं अपने गुरुओं को देखती हूँ आसपास, सेंट जेवियर्स कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई है, यहीं से रांची से, और रांची विश्वविद्यालय से मैंने MA किया है। तो यहाँ जो भी शिक्षक मेरे आसपास मौजूद हैं, उन सबको देखकर अभी भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और जब उन्हें देखती हूँ बोलते हुए, जैसे सर को भी देख रही हूँ, जो किसी भी विषय पर बोलना हो, तो जो उनके अंदर जो ज्ञान भरा है, हर बार कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं नहीं समझती कि मेरे विद्यार्थी मुझसे नहीं सीखते होंगे, वो भी सीखते होंगे। और तपन सर, मर्यादा अपनी शिक्षकों की विद्यार्थियों के बीच में जो इज्जत और मर्यादा है, ये स्वाभाविक रूप से जो आज का दौर है, जो सिस्टम डेवलप हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत तो कम हुआ है। बट इस दौर में भी अपनी मर्यादा और अपना इज्जत कैसे बरकरार रखें शिक्षक? यहाँ पर मैं एक ही लाइन बताऊंगा जी, कि जो आदर्श टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, वे शिक्षक अगर अपनी ईमानदारी से भूमिका निभाते हैं तो उनकी इज्जत हमेशा बनी रहती है अपने छात्रों के बीच। मैडम, कैसे बनाए रखें अपनी इज्जत? जी, अभी जो सबने बोला, सब हमारे जो समकक्ष बैठे हुए हैं, मुझे भी ये लगता है कि ईमानदारी
और ईमानदारी से किया हुआ मेहनत, दो ही चीज़ है जो हमारे अपने जो आदर्श हैं उनको बचाने में और आने वाली पीढ़ी को अपने लिए आदर्श मानने में। इसके अलावा और कोई तीसरा, आप आज के डेट में जो पूछ रहे हैं कि गुरुओं या आदर्श, मैं माँ हूँ, तो मैं माँ की जो परिभाषा होती है वो ना कभी कम है ना कभी कमी आ सकती है। वैसे ही गुरुओं की परिभाषा है, जो हमारे गुरु पहले भी थे, ना उनमें कभी कोई कमी थी और ना वो उनके आदर्श में कोई कमी था, और आज भी जो गुरु हैं उनके भी आदर्श में, अपने गुरुओं से जो हम लोगों ने सीखा है, यही सीखा है कि अपनी ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाओगे तो वो जो आदर्श का एक छाप होता है, और अपने को, चरित्र को, जो बच्चे को आप दिखते हैं, जो छात्र को जो आप दिखते हैं, वो बच्चे वो आपके आचरण को अनुकरण करते हैं। तो मैं अपने आचरण को कैसे बनाऊं, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे गुरु ने दे के गए हैं, जिसके उदाहरण आज दिए जा रहे हैं, मैं उनके आचरण का उदाहरण लेके अपने आप को अनुकरण करती हूँ, और इसी को ईमानदारी से मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, जो विरासत मुझे मिली है। सर, एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा और मैं इसको और थोड़ा विस्तार देना चाहूँगा कि वर्तमान जो शिक्षा नीति अभी आई है सरकार में, उसमें कुछ इस प्रकार का मूल्य, आदर्श, ऐसा कुछ? हाँ, सही है। एकदम सही आपने पूछा है कि वर्तमान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें इस बात का समावेश किया गया है, क्योंकि आज़ादी के बाद जितनी भी शिक्षा नीति बनी वो भारत की विशेषताओं के अनुकूल नहीं था। एकदम स्पष्ट है। प्रथम बार ये सोचा गया कि भारत में कैसी शिक्षा नीति चाहिए। 1947 से लेकर आज 2020-22 जो भी है, इस 20 जितनी शिक्षा नीति आई है उसमें देश की विशेषता, यानी कैसा हम शिक्षा नीति बनाएं जिससे कि यहाँ के छात्रों को लाभ हो सके। विशेषता का अर्थ यह है यहाँ पर हमारा कि भारत एक विकासशील देश है जहाँ की सबसे बड़ी विशेषता हम देखते हैं कि गरीबी है, बेकारी है। अब ये पॉवर्टी को कैसे मिनिमाइज किया जाए, ये अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मिनिमाइज किया जाए, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका शिक्षा की होती है, एजुकेशन की होती है। तो अभी तक जो हमारी शिक्षा नीति थी उसमें इस सही ढंग से विचार नहीं किया गया था कि हम ग्रास रूट लेवल से कुछ ऐसी शिक्षा नीति बनाएं जिसमें कि हम दलित वर्ग, चाहे अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लोग जो शिक्षा प्राप्त अभी भी आज़ादी के 75 वर्ष यानी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं, फिर भी दलितों को हम शिक्षा अभी मैंने जो देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि हमारे समाज में आज भी वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 जून की रोटी प्राप्त नहीं हो पा रही। एक तबका ऐसा है, हाँ, जो कहीं न कहीं मुख्य धारा से अलग है। वही कहने जा रहा हूं कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यही एक बदलाव आया है कि हम वैसे जो दलित वर्ग हैं उनको शिक्षा दें, और रीजनल, राष्ट्रीय भाषा जो या ये रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं वो लुप्त होते जा रही है आज़ादी के बाद, तो उसको भी हम बचाना हमें है। यानी भोजपुरी है, अंगिका है, मैथिली है, ऐसी कई भाषाएं हैं जो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये पहल की गई है पहली बार कि हम जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उसको भी जिंदा रखें, और बच्चों को जो मेरा मॉडल है जो शिक्षा देने का 10+2, उस मॉडल में परिवर्तन पहली बार लाया गया कि हम यहाँ पर 5+3, 3+4 का जो मॉडल लाए हैं उसमें 5 इयर्स तक हम उसी क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान कराएं, जिससे कि हम राष्ट्र में जो सबसे ज्वलंत समस्याएं हमारे सामने हैं उसको हम दूर कर पाएं। यानी जो वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें ये पहल की गई है कि देश के अनुरूप शिक्षा देकर हम ग्रास रूट लेवल से
डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, क्योंकि विकास में समाज का विकास, राष्ट्र का निर्माण, ये दोनों जुड़ा हुआ होता है। तो हमारी शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए कि उसका राष्ट्र का निर्माण हो सके। राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब सीमांत वर्ग को भी हम लाभ दे सकें। और इस वर्तमान जो NEP 2020 है उसमें इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि हम ऐसे वोकेशनल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज के माध्यम से जॉब ओरिएंटेड कोर्स लाएं और हम एक लेवल से ही उसको जॉब देने की बात करें, यानी रोजगार देने की बात करें। ये रोजगार देने की बात इसलिए किया गया कि हमारे देश में वो आज़ादी के समय से ही ये बहुत बड़ी एक समस्या थी कि बेरोजगारी। तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एक ऐसे शिक्षा की जरूरत आज पड़ गई है कि हम एक लेवल पर ही उसे एजुकेशन देकर हम उसको व्यवसाय, रोजगार, यानी रोजगार परक शिक्षा के माध्यम से हम अपने यहाँ जो समस्याएं उसको मिनिमाइज कर सकें। ये पहली बार हुई है आपके देश में, पहले ऐसी सोच नहीं थी, इस प्रकार की सोच पहले नहीं थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी सोच, नई शिक्षा नीति और जो मुख्य धारा से जो बिल्कुल दूर दूर हैं तो उनको भी पास लाने की और एक समेकित विकास की बात तो हो ही रही है, नई शिक्षा नीति में हो ही रही है। लेकिन इस शिक्षा नीति में गुरुओं का मूल्य, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्र निर्माण, ऐसे भी कुछ तत्वों को समाहित किया गया है, समावेशित किया गया है। बिल्कुल किया गया है। नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई, उस शिक्षा नीति में जैसा कि डॉक्टर सांडिल्या कह रहे थे कि पहली बार भारत में ऐसी शिक्षा नीति बनी जो भारत के संपूर्ण परिवेश को देख करके बनाई गई। और इस शिक्षा नीति के तहत 5+3+3+4 की जो बात की गई जी। पहली की मातृभाषा में 5 साल तक शिक्षा देनी है, जिसकी ओर चर्चा की, मातृभाषा कि मातृभाषा बचे। और लोग कहते हैं कि मातृभाषा में दी गई शिक्षा सर्वोत्तम होती है, बच्चों के लिए वो जल्दी ग्राह्य होता है। नई शिक्षा नीति में मतलब आचार और विचार को महत्व दिया गया है, मतलब आदर्श मूल्य की प्रतिष्ठा की गई है कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें भारतीयता झलके। जो मूल्य की चर्चा हुई है जी जी। तो नई शिक्षा नीति में मूल्यों की स्थापना की गई है कि शिक्षा मूल्य परक हो, उसमें नैतिकता हो, ईमानदारी हो, सत्य हो, श्रम हो, परिश्रम हो, अध्ययनशीलता हो, तमाम पहलुओं को हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने इस नई शिक्षा नीति में रखा है। इसलिए ये नई शिक्षा नीति जब लगेगी, लागू होगी, जो हमारी मैकाले द्वारा प्रवर्तित शिक्षा नीति थी वहां मूल्य की चर्चा नहीं थी, वहां एन केन प्रकारेण कलंक पैदा करने की बात थी। नई शिक्षा नीति जो अभी आई है ये रोजगारोन्मुखी भी है कि किस तरह से हम बेरोजगारी की समस्या को खत्म करें, एक किस प्रकार से योग्य नागरिक बनाएं, दो किस प्रकार से हम ईमानदार और कर्मठ नागरिक का निर्माण करें। समग्र रूप में जो नई शिक्षा नीति आई है यह भारतीय परिवेश में भारतीय संस्कृति को आत्मसात करते हुए बनाई गई है। और यह शिक्षा नीति लागू है, कुछ प्रदेशों में लागू है, कुछ प्रदेश अभी लागू कर रहे हैं। संपूर्ण रूप में जब यह शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, और एक बात और जी, इस नई शिक्षा नीति में राष्ट्र निर्माण को भी ध्यान में रखा गया है। वही जी, राष्ट्र निर्माण को केंद्र में रखा गया है कि राष्ट्र ही सर्वोपरि है, क्योंकि हम रहें न रहें राष्ट्र रहना चाहिए, और जब राष्ट्र है तब हम हैं। इसलिए इस नई शिक्षा नीति की कई खूबियां हैं, मातृभाषा में हो, नैतिकता का समावेश हो, उसमें आदर्श हो, और हम अपने अतीत से जुड़े, अतीत जीवी न बने, नहीं अतीत से जुड़े। अच्छा सीमा जी, बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कहा कि अतीत से जुड़े, अतीत जीवी न हो।
बिल्कुल। ये जरा इसको जरा डिफाइन कीजिए, आप करिए। जी, मैं वैसे भी इतिहास की मैं स्टूडेंट रही हूँ। जी बिल्कुल। तो मुझे हमेशा लोग इतिहास पूछते हैं बच्चे कभी कभी पढ़ने में कि क्यों पढ़ना चाहिए। हम बोले कि जब तक हम क्या हैं इसका पीछे से पता नहीं होगा तो मुझे ये नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ। तो हमारा अतीत उसको ना बोले, अतीत हमारा धरातल है, बेस है, उसी पे हम आज टिके हुए हैं। तो उसको जीना हमारी जितनी ज़रूरत है, मजबूरी नहीं है, जितनी ज़रूरत है और जितना अपने आप को एग्जिस्टेंस बनाने के लिए चाहिए, उसके लिए हमको अतीत में जीने की इसलिए आवश्यकता अभी पड़ रही है। मैं एक शब्द और भी बोलना चाहूँगी, जो हमारी अभी शिक्षा नीति की बात हो रही है, मैं एक लाइन बोलूँगी कि ये शिक्षा नीति हमारी अपनी शिक्षा नीति है, ये भारतीय शिक्षा नीति है। इसके पहले जितनी भी बनी हुई थी, सर ने बोला आफ्टर इंडिपेंडेंस जितनी भी बनी हुई थी, कहीं ना कहीं वो विदेशीकरण के उसमें पूरी हावी रहता था। ये जो हमारी बनी है वो अतीत से जोड़ने की ही बात है, जो बीच में हमारे एक गैप सा महसूस होता है, जो हमारे गुरुकुल पद्धति को हटाते हुए, हमारे मूल्यों को, हमारे आदर्शों को भटकाते हुए जो एक मैकेनिज़्म ट्राई किया गया था कि जिसको व्यवसायीकरण बोला जा सकता है, कि आप मूल रूप से एक क्लर्क, मूल रूप से एक काम, मूल रूप से एक नौकरी पहले कर ले, उसके बाद आपकी पहचान होती है। इस शिक्षा नीति में हमारे अतीत को जोड़ते हुए हम कौन है, हम जब विश्व गुरु हुआ करते थे वो हमारा अतीत नहीं, आज भी हम उसमें जाने और जीने की प्रयास कर रहे हैं, जो पूरे विश्व में लोग मान रहे हैं। उसी अतीत से जोड़ने और जीने की बात जब हम अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे तो ये हम समझ लेंगे कि हमारा जो भारतीय शिक्षा नीति और राष्ट्र सर्वोपरि मेरा पहले भी अतीत में भी रहा है और आज भी रहा है। तो ये जो हमारी अभी वर्तमान की स्थिति है उसको हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि अतीत से जुड़ के जिए, संस्कृति से जुड़ के जिए, अपने को सुसंस्कृत बनाए, सुशिक्षित बनाए। शिक्षा एक ज़रूरी है, लेकिन जब तक हम अतीत को जिएंगे नहीं तब तक उसको सुसंस्कृत, शिक्षित हम नहीं मान सकते हैं। बहुत अच्छा। अब एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमने चर्चा किया कि भाई समाज, आदर्श, मूल्य, थोड़ा अपने को भी देखें। हमारे जीवन में हमारे द्वारा शिष्य तो बहुत खड़े किए गए होंगे। आदर्श शिष्य, डॉक्टर साहब आप ही से शुरू करते हैं। आपके कुछ आदर्श शिष्य ऐसे होंगे और आपका ऐसा कुछ संस्मरण होगा जो अभी भी शरीर को झंकृत कर देता होगा। ऐसे कुछ संस्मरण बताइए। देखिए, प्रत्येक छात्र के जीवन में कोई न कोई ऐसा आदर्श शिक्षक होता है जिसका वो अनुकरण करना चाहता है जी। और शिष्य ऐसे होते हैं जैसे प्राचीन काल में आप कह रहे हैं आरुणि जी, कर्ण, ये इतिहास में जो शिष्य हैं, कौत्स और बर्तंतु का जी, भी एक कौत्स और बर्तंतु का हाँ जी, तो बिल्कुल। गुरु शिष्य परंपरा के मतलब उदाहरण है। तो आज भी ऐसे शिष्य हैं। मेरा ही एक शिष्य है जी जो मेरे मन की बात जान जाता है कि गुरु जी क्या हमसे चाहते हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और वो मेरे जैसा बनना चाहता है। ठीक है, अशोक कुमार उसका नाम है, प्रमाणिक जी। तो अगर मेरे आदर्शों को अपनाना चाहता है और उस माध्यम से वो आगे बढ़ना चाहता है तो गुरु में जो अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को ग्रहण करे और उस आधार पर वो एक अमिट छाप छोड़े। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी। और गुरु का जो प्रमुख काम है वो अध्ययन है पहला, और दूसरा अध्यापन है। जी जी। अगर अध्ययन ठीक होगा तभी अध्यापन ठीक होगा। ये सूत्र वाक्य है, महत्वपूर्ण है। जी। कालिदास ने मालविकाग्नि मित्रम में लिखा है कि दो तरह के शिक्षक होते हैं, एक आत्म केंद्रित, एक सर्व केंद्रित। वो कहते हैं कि कुछ शिक्षक का ज्ञान अपने तक सीमित रहता है, मतलब वो ग्रहण करते हैं, वो दे नहीं पाते हैं। और उत्तम शिक्षक लेता भी है और उसी उत्तमता के साथ देता है। तो आदर्श शिक्षक लेने और देने, ग्रहण करने और वितरण करने, इसको आप अंग्रेजी में कहें लर्निंग ऑफ नॉलेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज, समानुपातिक रूप में करेगा, अच्छे छात्र पैदा होंगे, राष्ट्र का निर्माण होगा और राष्ट्र सबल होगा। तपन जी, एक चीज हमारे
यही प्रश्न आपके साथ भी है कि हमारे जीवन में ऐसा कोई शिष्य, जैसे हम कहते हैं ना, जौ गुरु मिलहि बिरंची सम, वैसे ही जौ शिष्य मिलहि बिरंची सम, यानी शिष्य भी कोई बिरंची सम ऐसा हो सकता है। आपके जीवन में ऐसा कोई शिष्य हुआ हो? देखिए, मैं अपने इस प्रोफेशन में 87 से हूँ, 1987 से हूँ जी। और मूलतः मैं आज भी अपने को एक शिक्षक मानता हूँ, क्योंकि मैं ये कार्य को आज भी नहीं छोड़ा हूँ, जबकि कई प्रशासनिक पद पर मैं रहा, प्रिंसिपल भी रहा और वीसी और प्रोवीसी भी रहा, लेकिन क्लास में सब दिन लेता रहा हूँ। और जो एक शिक्षक का काम होता है वो मैं आज भी करता हूँ। आज भी मैं यहाँ रात में अपने विषय से जुड़ा रहता हूँ और अपने विषय के लोगों को कुछ समाज में कंट्रीब्यूशन भी करता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स का आदमी मैं हूँ, अर्थशास्त्र मेरा विषय रहा है। तो आज भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट जी और रिसर्च के स्टूडेंट हमसे आज भी जुड़े हुए हैं। और ये काम मैं आज भी कर रहा हूँ कि क्लास भी लेता हूँ और रिसर्च के स्टूडेंट को गाइड भी करता हूँ। हमारे जीवन में कई ऐसे स्टूडेंट आए, उसमें मैं क्लासिफिकेशन कर देता हूँ ABC में जी, कि A ग्रेड के भी स्टूडेंट मेरे रहे, B ग्रेड के भी रहे, C ग्रेड का। मैंने उसको मैं ये देखा कि वो अपने शिक्षक के प्रति कितना मतलब समर्पण है। हाँ, मैंने सहमत नहीं कहें कि वो समर्पण है जी। तो कुछ ऐसे भी हैं जो 100% समर्पण है अपने टीचर के प्रति, कुछ ऐसे हैं जो कुछ उससे कम हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो उससे कम हैं। तो मैं अपने जीवन में ये देखा कि सभी शिक्षक 100%, सभी स्टूडेंट, शिक्षक नहीं स्टूडेंट्स का 100% समर्पण नहीं रहा, कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, लेकिन कुछ 2, 4, 5 का 100% समर्पण रहा है कि इन्होंने जो हमें बताया और उसी के द्वारा हमने जीवन में अपने को सफलता हासिल की। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा जी आपके प्रश्न का, कि मैं बिहार में पटना में कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट एंड साइंस में अर्थशास्त्र विभाग में शिक्षक के रूप में काम कर रहा था। बहुत से बच्चे आए और कई मैंने बैच निकल गया, जिसमें 2 स्टूडेंट का मेरा स्मरण आज भी है। एक बहुत गरीब लड़का जो BA ऑनर्स का स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स का, बहुत गरीब है। वो साइकिल के दुकान पर पंचर बनाता है और कॉलेज में पढ़ता है। मैं एक दिन मेरा स्कूटर पंचर कर गया तो मैं संजोग से उस दुकान में गया तो उसी लड़के को देखा कि पंचर बना रहा था। तो मैंने भी पंचर बनाने के लिए स्कूटर को खड़ा किया तो लड़का दौड़ के आया मेरे पास, प्रणाम किया पैर छूकर। मैं पहचान गया, चूँकि वो क्लास में मैं उसको देखता था। तो मैंने उससे पूछा तो बताया कि देखिए, गरीबी के कारण सर मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, तो मैं इससे कमा के कुछ पढ़ाई करता हूँ और आपको आपका क्लास में नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि आप जैसे पढ़ाते हैं ना तो मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो याद हो जाता है। उस दिन के बाद वो और मुझसे करीब हो गया, उसको मैं मदद करता गया, वो BA ऑनर्स पास कर गया। उसके बाद वो अब जॉब की दुनिया में ढूंढने के लिए निकल गया, मुझे पता नहीं था। बहुत दिनों के बाद वो मुझसे मिलने आया शिक्षक दिवस के अवसर पर, उसी टीचर्स डे के अवसर पर एक कलम, एक गुलाब का फूल लेकर वो हमसे मिलने आया। तो मैंने उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आपने जो मुझे कुछ बताया उस आधार पर मैं फाइनेंसर हो गया, बहुत कम पूंजी में कर्ज लेकर फाइनेंसर हो गया और स्कूटर, गाड़ी आदि का फाइनेंस करता हूँ और मुझे अच्छे इनकम होते हैं। तो मैं आपके बातों पे सुनकर और जो आपने कहा था हमारे जीवन में कि कैसे हम
आगे बढ़ सकते हैं, तो वो फॉलो किया, तो आज के डेट में मैं एक अच्छा फाइनेंसर हूँ, एक अच्छा मकान है, मेरे बच्चे हैं, बीवी है। बहुत तो ये एक एग्जाम्पल मैं दिया जी, कि कितना वो मेरी बात को समझा कि एक स्कूटर की दुकान पर पंचर बनाने वाला स्टूडेंट आज की डेट में एक फाइनेंसर हो गया। फाइनेंसर हो गया। बहुत ही चंद शब्दों में, क्योंकि कार्यक्रम अंतिम दौर में है, अंतिम चरण में है, हम अपने दर्शकों को चंद शब्दों में कुछ क्या संदेश देना चाहिए? ये एक छोटी सी कविता मैं सुना रहा हूँ कि समाज के हर तबके का व्यक्ति क्या चाहता है। जी, एक डॉक्टर चाहता है कि चंद शब्दों में जी, सर। एक डॉक्टर चाहता है कि समाज के लोग रोगी हों, वकील चाहता है कि झगड़ालू हों, ठेकेदार चाहता है कि मजदूर हो। एक शिक्षक ही ऐसी प्रजाति है जो चाहता है कि समाज का हर तबका पढ़ा लिखा हो, योग्य हो और आदर्श बने और राष्ट्र का निर्माण कर सके। राष्ट्र का निर्माण कर सके। शिक्षक ही एक ऐसा जीव है, एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण का विकास चाहता है, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण समष्टि का विकास चाहता है। हम लोगों ने चर्चा किया और आज के दिन सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति समर्पण भी हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनको नमस्ते कर रहे हैं और ऐसे ही विषयों के साथ हम आगे भी उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी टीम के साथ हम विदा चाहते हैं और हमारे स्टूडियो में आप तमाम एक्सपर्ट आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद।